अब हम जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा का निकलती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर मीथेन गैस की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो उसके अंदर ऊर्जा का बनना, ऊर्जा बनती है, जिसे जो है हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के बाद जो ऊर्जा से निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4+O2, अगर हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये मेथेन गैस है और ये ऑक्सीजन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ क्रिया करेगा और जल बनाएगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और CO2 बनाएगा, प्लस इसके अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ये जो चीज है, यानी जिसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी ऊर्जा बनती है, उसे ही जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए जो है हम इस वजह से करते हैं ताकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के दौरान भोजन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में वो ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि हम जैसे ही भोजन का पाचन करेंगे वो टूटेगा और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा। जैसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है पाचन क्रिया के दौरान भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है, छोटे छोटे कणों में टूटता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जैसे हमने देखा कि जो ग्लूकोज है, हम इसको समझने की करते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी अब हम देखेंगे कि किस तरीके से C6H12O6 इसको ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, और ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं, तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है।
यानी जैसे हम भोजन करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, फिर जल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करेगा, इसलिए जो है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसको ये कहा जाता है। अब हम जो है इसके बाद में जो हमारी जो रिएक्शन है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहा जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का हम देखें कि ऊष्माशोषी किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर वर्ड के अंदर ही लिखा हुआ है कि जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, तो शोषण से मुराद यहाँ पे अवशोषण लेना है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। आप इसके कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसा कि मैं भी आपको बताता हूँ कि हमारे घरों के अंदर जो है हम देखते हैं कि खाने का सोडा होता है और उसके अंदर जैसे ही आप नींबू की 1 या 2 बूंद डालोगे तो वो जो खाने का सोडा है उसके अंदर झाग बनेंगे, उसके अंदर से गैस निकलेगी और हमारी जो हथेली है वो ठंडी हो जाएगी, यानी वो ऊष्मा को चारों ओर के वातावरण से जो है अवशोषित करेगी, उसको जो एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसका जो है ऐसे हम इसको आसानी से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बर्फ होता है हमारे घरों के अंदर और बर्फ को हम जैसे ही हमारी हथेली के अंदर लेते हैं तो बर्फ पिघलता है आसपास के इन्वायरमेंट से ऊर्जा लेके, तो हमारी हथेली क्या हो जाती है उसके अंदर ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो चारों ओर का इन्वायरमेंट से जो है ऊष्मा लेता है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करता है, तो करने के बाद हमारी हथेली जो है ठंडी हो जाती है। उसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे बर्फ का पिघलना। ऐसे ही अगर आप घर के अंदर हो तो घर के अंदर जो बेकिंग सोडा होता है जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा के अंदर अगर आप नींबू डालो, नींबू की बूंदे यानी सिट्रिक अम्ल, तो आप देखोगे कि इसके अंदर झाग बनेगा और ऊर्जा बाहर आएगी, इसलिए वो जो झाग है वो बाहर आ जाएगा तो वो हमारी हथेली ठंडी हो जाएगी, तो इसके अंदर जो है हमारा ठंडा हो जाएगा, इसलिए जो है इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसके बाद में जो रिएक्शन है हमारी वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो अवक्षेपण जो अभिक्रिया है जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि साइंस को पढ़ने के लिए बहुत ही आसान शब्दों के अंदर अगर हमें उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके जो शब्द हैं उसको सही समझ में आने लग गए तो हमें साइंस बहुत ही इजी लगने लगेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया, उसकी एक परिभाषा ये हो सकती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है, जो पानी के अंदर घुलता नहीं है वो प्राप्त होता है, उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। इसे हम देखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब अविलेय पदार्थ, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जैसे हम देखें सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमारे यहाँ पे जो जैसा कि हमने देखा था कि जो दूसरा जो पॉइंट है वो हमेशा तीसरे के साथ में मिलता है और पहला पॉइंट जो है चौथे के साथ मिलता है, तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन पूरी होती है और इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि परमाणु एक दूसरे को हटाकर उनके स्थान पर जो है खुद जुड़ जाएंगे। हम देखते हैं कि जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा बेरियम सल्फेट, प्लस सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो अब हम देखते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको बोलते हैं नमक, और आपको पता है कि जो नमक होता है
वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है, यानी वो उसके अंदर आयनित हो जाता है। सोडियम और क्लोरीन दो हिस्सों के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है ये अविलेय पदार्थ है, और अविलेय का मतलब होता है, अविलेय का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो पानी के अंदर घुलता नहीं है, यानी सेम वैसा का वैसा ही रहता है। इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर इसकी साधारण परिभाषा लिखना हो तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, या वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरीके से जो है अब हम इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसके बारे में कई बार पूछा गया है और जो 10th 11th और 12th सब जगह काम आती है, वो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। हमें जानना होगा कि उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन जो है किसे कहते हैं। अगर हम बात करें उपचयन अभिक्रिया की, इसको हम जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर जो है इसको अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसको कहा जाता है। हम जो है इसको सभी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वह हाइड्रोजन हटता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल है कि आप देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर मैग्नीशियम के साथ के अंदर ऑक्सीजन क्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से हम देखें कॉपर प्लस ऑक्सीजन, अगर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। इसी तरीके से जो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है और जो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है वो ये CO प्लस H2, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा Cu प्लस H2। तो आपको दिखाई दे रहा है, तो हम ही देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये जो है आपके उपचयन रिएक्शन है, यानी उपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, और इसकी एक अपोजिट जो रिएक्शन है वो है अपचयन अभिक्रिया, जिसे अनऑक्सीकरण रिएक्शन भी कहा जाता है और रिडक्शन भी कहा जाता है। अब हमें इस कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि उपचयन कौन सी और अपचयन कौन सी, कई बार ये हमारे को जो इसके अंदर कंफ्यूजन होता है। तो इसे दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपचयन जो अभिक्रिया है उसके अंदर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको O। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर O दिखाई दे जाए इंग्लिश के अंदर, तो आपको देखना है उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, और यदि इंग्लिश के अंदर ऑक्सीजन नहीं दिखाई देता है, R दिखाई देता है, इसका मतलब वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हम देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। अब इसी की जो अपोजिट, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, वो जो रिएक्शन है वो है अपचयन अभिक्रिया या अनॉक्सीकरण, इसका दूसरा नाम है अनॉक्सीकरण, और इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये जो है हमारे सामने अभिक्रिया है, और इसका मतलब जैसा मैंने पहले पढ़ा था उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन हट रहा था। इस अभिक्रिया के अंदर जो होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है वह ऑक्सीजन हटता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है
तो ये जो है आपके आयोडीन के अंदर जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो आपकी जो है अब चेन रिएक्शन होगी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं CuO प्लस H2, तो अगर इसके अंदर से ऑक्सीजन हटेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा, तो ये तो हमारे सामने जो है उपचयन अभिक्रिया होगी क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ रहा है। और जो ऑक्सीजन हट रहा है कॉपर के साथ में, कॉपर एक कलर सिंगल हो गया, तो ये जो है अपचयन अभिक्रिया होगी। यानी जरूरी नहीं कि इसके अंदर आपको हाइड्रोजन ही दे, उसमें ऑक्सीजन भी हटा सकता है, या ऑक्सीजन जो है देगा और हाइड्रोजन जो है जोड़ देगा, तो दोनों प्रोसेस हो सकती है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इसको हटा दिया, इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन अगर इसके अंदर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। और परीक्षा में सबसे ज्यादा बार जो एग्जाम्पल पूछा गया है वो यही एग्जाम्पल जो है आपके सामने आपको देखने को मिलेगा, तो इसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब जो इन दोनों को मिला के जो रिएक्शन हुई, यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, अगर ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब हम जो बात करेंगे वो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी अगर हम देखें जिस तरीके इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था Cu प्लस H2O, तो कॉपर जो है Cu प्लस H2O होता है, या हम जो है इसके रिएक्शन को अगर इस तरीके से समझें कि CuO प्लस H2, तो ये Cu के साथ में ऑक्सीजन हटेगा और हटने के बाद में जब ऑक्सीजन इसमें से हटेगा तो ये तो अपचयन होगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर जुड़ेगा तो उपचयन होगा। हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है और प्लस कॉपर अलग हो जाता है, तो जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, और ऑक्सीजन का हटना ये कौन सी रिएक्शन हो गई, अपचयन। तो जिसके अंदर दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो, उपचयन और अपचयन, उसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या इसको हम देखें तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल यही है कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने आपने जो है इसका जो है आंसर हमारा आपने देखा इसके अंदर किस तरीके से जो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। अब इसी के साथ में कुछ टर्म है जो हमें समझने की कोशिश करना है, और जो हमारे सिलेबस में पहला जो टर्म है वो है संचारण किसे कहते हैं, और दूसरा जो टर्म है हमारे पास में वो है विकृत गंधिता। संचारण का मतलब होता है जब भी कोई धातु अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है, यानी वातावरण के संपर्क में आती है, तो वो धातु जो है संचारित होने लगती है, मतलब खराब होने लगती है, उसे ही संचारण कहा जाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो है लोहा वगैरह होता है, और लोहे को जैसे ही हम हमारे छत के ऊपर रखते हैं या घर के बाहर रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद में वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण उस पर जंग लग जाता है, इसीलिए जो है उसे संचारण कहा जाता है। और सवाल ये आता है कि संचारण किसे कहते हैं और संचारण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने देखा होगा जब हम संचारण से लोहे को बचाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट करते हैं या ग्रीस वगैरह लगाते हैं या तेल वगैरह लगाते हैं।
तो इस वजह से जो हम देखते हैं कि संक्षारण से बचाने के लिए तेल, ग्रीस और ऑयल वगैरह जो भी इस्तेमाल होता है वो सब चीजें करते हैं। तो संक्षारण की परिभाषा है, जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता व नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित, संक्षारित का मतलब होता है खराब, तो वह संक्षारित होने लगती है। इसे संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि संक्षारण से बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ऑयल वगैरह लगाते हैं। तो सवाल एक नंबर का आता है कि किसी भी वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो संक्षारण से बचाने के लिए तेल, ग्रीस, पेंट का उपयोग करते हैं। दूसरी जो टर्म है वो है हमारे पास में विकृत गंधिता। कि विकृत गंधिता किसे कहा जाता है? विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जो वसा और तेल युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिसके अंदर चर्बी होती है या तेल होता है, वो क्या होता है कि जब वायु के संपर्क में आता है तो वो खराब हो जाता है, जिसके कारण उसकी गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जब हम अचार डालते हैं तो अचार को अगर वायु के अंदर कुछ देर खुला रख दिया जाए या उसमें तेल की मात्रा कम हो जाए तो उसके अंदर फंगस लग जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो रोटियां होती है गेहूं की या कोई सी भी चीज होती है, अगर हम उसको वायु में खुला रखते हैं 2-3 दिन तो उसके अंदर बदबू आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो उसके अंदर बदबू आएगी। तो हमें देखना है कि वसा व तेल युक्त खाद्य पदार्थ पदार्थों को वायु में खुला रखने पर वह ऑक्सीजन से क्रिया करके संचारित होते हैं, जिसके कारण उसकी गंध व स्वाद दोनों बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। यानी किसी भी चीज को अगर आप वायु में खुला रखोगे तो वो जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में वो खराब होगा, जिसके कारण उसकी गंध और स्वाद दोनों बदल जाएंगे। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता से बचाने के लिए आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों? तो चिप्स की थैलियों के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और क्यों? क्योंकि उसे विकृत गंधिता से बचाया जाता है। और विकृत गंधिता से बचाने के लिए हमने आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर जो चिप्स की थैली होती है वो काफी टाइम पहले बनी हुई होती है, लेकिन उसके अंदर गंध नहीं आती, उसका स्वाद चेंज नहीं होता। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और ये गैस उसे लंबे समय तक रखती है, यानी हम कई समय तक उसको रख सकते हैं। तो सवाल है आपके सामने, बस चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों? चिप्स की थैलियों में
नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि इसे विकृत गंधिता से बचाया जा सके। बचाया जा सके और इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। यानी चिप्स की थैलियों को अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उसे लंबे समय तक रखा जा सके और उसे विकृत गंधिता से बचाया जा सके, क्योंकि विकृत गंधिता के कारण जो है वे चीजें खराब होती है, संचारित होने लगती है, इसलिए जो है इसके अंदर ये रिएक्शन की जाती है। अब हम जो है कुछ सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि हम लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं। यह आपके सामने सवाल है। और अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि संचारण के कारण वे वस्तु जो है खराब होने लग जाती है। यानी जैसे ही आप लोहे को वायु में खुला रखोगे तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया करेगा तो क्रिया करने के बाद में उसके ऊपर जो है एक भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, लोहा जो है गलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है। तो हम लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इसे संचारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। दूसरा अगर हम इसका सवाल देखें तो दूसरा सवाल यह आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, ये भी एक सवाल है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो है कई सारी अशुद्धियां लगी हुई होती है, मतलब खराबियां लगी हुई होती है, और जैसे ही उन अशुद्धियों को आप हटाओगे तो हटाने के बाद वो जल्दी से क्रिया करेगा। जैसे मान लो अगर कोई आपके पास में तांबे का तार है या कोई सी भी चीज है, अगर उसके ऊपर कोई जंग लगा हुआ है या कोई दूसरी चीज लगी हुई है तो वो आसानी से जलेगा नहीं, लेकिन जैसे आपने उसको जलन जो उसके ऊपर जंग लगा हुआ है उसको हटाया तो वो तेजी से क्रिया करेगा। आपने देखा होगा कि पुराने वक्त के अंदर हमारे घरों में जो है मोती करने की मशीन होती है, उसके अंदर जो रांगा आता है, उस रांगे को हम क्या करते हैं, रेजमाल से साफ करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो जल्दी क्रिया करें। इसीलिए जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर अशुद्धियां लगी होती है, इसे साफ करने से वह तीव्र गति से क्रिया करता है। यानी जब उसके ऊपर से हम अशुद्धियां हटा देंगे तो वो जल्दी क्रिया करेगा, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन जो है आसानी से जल जाएगी। इसी तरीके से ये कि हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी क्यों होती है। हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी क्यों होती है। हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी इसलिए होती है क्योंकि जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन की मात्रा डबल होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि आप द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं
और ना ही नष्ट, अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होगी। जब भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद में हाइड्रोजन की मात्रा दुगनी होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। हम देखते हैं इसका, हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी होती है, क्योंकि अभिक्रिया कराने पर यह 2:1 के रूप में प्राप्त होती है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की जो क्रिया है वह अगर ऑक्सीजन से कराओगे तो हमें जो है H2O प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन परमाणु जो है 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, तो अभिक्रिया कराने पर आपको ये 2:1 के रूप में प्राप्त होंगे, इसीलिए हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा जो है ज्यादा है। आप अगर इसको संतुलित करना चाहें तो हम इसके यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ भी जो है 2 लगाएंगे, तो इसकी संख्या हो गई हाइड्रोजन की 4 और यहाँ भी 4 है और ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन के सामने 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो 2 है और हाइड्रोजन कितने 4, तो इसका मतलब 4:2, मतलब इसको काटेंगे अगर अपन, ये अगर 4:2 हो रहा है, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2:1। यही कह रहा है कि हाइड्रोजन की मात्रा जो है ऑक्सीजन से दुगनी होती है। अब तो एक क्वेश्चन है और परीक्षा में जो है वो आया हुआ है कि क्वेश्चन है कि कोई चमकदार तत्व है से एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके काले यौगिक का निर्माण करता है। यौगिक का नाम वह तत्व X के बारे में बताइए। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके काले यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक का नाम है तत्व X का नाम बताइए। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है भूरे रंग का चमकदार तत्व, तो वो है आपके सामने कॉपर। और जब हम इस कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये बनाता है CuO, यानी यहाँ पे जो कॉपर है ये कॉपर सेकंड है और ये होता है काले रंग का। दोस्तों परीक्षा में ऐसे सवाल दे सकता है कि ये X प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे दे सकता है आपको CuO और यहाँ पे दे सकता है आपको काले रंग का यानी काला रंग। अब ये पूछ सकता है कि तत्व X का नाम बताए, तो तत्व X है हमारे पास तो कॉपर, और जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण उसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। यही जो है इसका आंसर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उपयोग किस किस में किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसका उपयोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो उपयोग है वो मीथेन गैस के दहन में, दूसरा पॉइंट है आपके के शोषण के अंदर, और तीसरा पॉइंट जो आपके सामने है कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसका उपयोग कंपोस्ट बनाने में भी किया जाता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण और उसके बारे में। दोस्तों अगर आपको इस पार्ट को समझना है तो इससे पहले आपको जो इसका बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है तो आप जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।